हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये यूजीसी और यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हिसाब से आपने अटैम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आपको ये पता है एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर एग्रीकल्चर में खाना ही हम अपने लिए नहीं बनाएंगे तो फिर तो बाहर वालों पे डिपेंडेंस हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। ऑल द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो इंडिया शुरू से एक एग्रीकल्चर कंट्री रहा है और काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करती है। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। जैसा कि मैंने बताया, एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड करता है? फूड फॉर पॉपुलेशन, खाना प्रोवाइड करता है सारी पॉपुलेशन के लिए। रॉ मटेरियल्स देता है इंडस्ट्रीज़ को। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल पीपल को। फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स, जो भी हम एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमें पैसा आता है। इवन टुडे एग्रीकल्चर रिमेन्स अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया। अभी भी मिलियंस ऑफ पीपल जो इंडिया में हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। अब पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक देखें तो ग्रोथ के क्या पैटर्न्स रहे हैं वो डिस्कस करूंगा आपके पास साथ विद डाटा। द पैटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन इंडिया हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। कैसे? इनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए वो डिस्कस करते हैं। ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड ग्रेटली। जैसे ईयर यहाँ पे मैंने लिखा है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ तो नहीं आ पाती। तो 1950-51 में 51 मिलियन टन्स की जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन हुई थी, जो कि 80-81 में बढ़ के 129 मिलियन टन्स हो गई। और 2000 एंड 2001 में ये बढ़ के 196 मिलियन टन्स हो गई। और 2022-23 में 2022-23 में ये 330 मिलियन टन्स हो गई। तो आप देख रहे हैं ना कितनी तेज़ी से बढ़ी, और टाइम भी काफ़ी लग गया। बट फिर प्रॉब्लम ये भी है इंडियन एग्रीकल्चर में कि एफिशिएंसी कम है, उतनी नहीं है जितनी अदर कंट्रीज़ में। दिस इंक्रीज शोज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, मगर उतनी नहीं हुई जितनी हम बाकी कंट्रीज़ में देखते हैं। चाइना की इससे डबल है, कई कंट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है। तो अब इस फेज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आता है। अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन एग्रीकल्चर वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1960s एंड 70s। 60s और 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई विद द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ गई और मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गई। तो रिजल्ट्स क्या निकले? वीट एंड राइस प्रोडक्शन जो है शार्पली इंक्रीज हो गई। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन्स। अब हमें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं, हम अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। फार्मर्स बिकम्स इम्प्रूव्ड इन सम रीजन्स। कुछ रीजन्स में ये आया, पूरे इंडिया में तो आया ही नहीं, समझ गई बात। हाउएवर बेनिफिट्स वर मेनली सीन इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, यूपी एट्सेट्रा। तो इन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा बेनिफिट्स आया था, बाकियों में इतना बेनिफिट नहीं आया। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं इंडियन एग्रीकल्चर में? तो सबसे पहला चेंज डिक्लाइनिंग शेयर इन जीडीपी। जीडीपी में पहले इसका काफ़ी ज़्यादा शेयर होता था, अब लगातार शेयर कम होता जा रहा है। वन मेजर स्ट्रक्चरल चेंज इन डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज़ दैट ईयर यहाँ पे लिखा है, दूसरी तरफ में लिखा है शेयर इन जीडीपी। 1950-51 में 70% शेयर होता था जीडीपी में, जो कि 1990-91 में कम होके अबाउट 35% रह गया, और 23 में ये 15-18% रह गया। तो जीडीपी में जो इसका शेयर है वो परसेंटेज वाइज गिरता जा रहा है। दिस डिक्लाइन हैपन्ड बिकॉज द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स ग्रू फास्टर। तो जो बाकी दो सेक्टर हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े। अब एक पॉइंट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कितने टाइप के डाइवर्सिफिकेशन होते हैं? एग्रीकल्चर हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू सेवरल एक्टिविटीज़। कई टाइप की एक्टिविटीज़ होती है इसमें डाइवर्सिफिकेशन में, जैसे हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगा देना, ज़रूरी थोड़ा ना फूड ग्रेन्स पे ही जाना है। डेयरी फार्मिंग, जो गाय भैंसे वगैरह रख लिया, बकरियां रख ली, उससे दूध निकाल के बेचते रहे, ठीक है। नेक्स्ट पोल्ट्री फार्मिंग का काम करना, मुर्गियां वगैरह पालना और बाद में उनको बेच देना या उनके अंडे बेच देने, ठीक है। फिशरीज़, मछलियां पालना, एक तालाब खोद लेना और उसमें मछलियां पालते रहना, और मछलियां भी महंगी बिकती हैं बाद में। इंडिया इज़ नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क, fruits,
वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। तो ऐसा सिचुएशन आ गई ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कि इंडिया जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है उसमें काफ़ी आगे निकल गया और मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ों का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। तो ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा दी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैव एक्सपेंडेड ओवर टाइम। अगर मैं डाटा आपके साथ शेयर करूं तो 1950 में अबाउट 22 मिलियन हेक्टेयर्स जो है इरिगेटेड एरिया था। मतलब पानी के थ्रू हम इसको कैनाल्स बना के 22 मिलियन हेक्टेयर को कवर करते थे। बट 2020 के डाटा के हिसाब से मोर देन 100 मिलियन हेक्टेयर्स आर कवर्ड, आर नोन एज इरिगेटेड एरिया के। मतलब इन इलाकों में जो है पानी हम पहुंचा देते हैं कैनाल्स के थ्रू या किसी ऑल्टरनेटिव थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो एंड ट्यूबवेल्स हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो भाखड़ा भुखड़ा से निकाले या कहीं और से निकाले, तो इसकी वजह से पानी दूर दूर तक पहुंचाया गया और जो ट्यूबवेल्स थे वो बोर कर करके नीचे से पानी भी निकाला गया, जिसकी वजह से ज़्यादा एरिया कवर्ड होता है अंडर वाटर। तो कहने की बात यह है कि इरिगेटेड एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा दिया। एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल की। तो मॉडर्न मशीनरी हैज़ इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। मशीन से काम करोगे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गए, इरिगेशन पंप्स आ गए, थ्रेशर्स आ गए, एट्सेट्रा। ये सारी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। एक खेत में 5 मिनट में काम हो जाता है। ठीक है। 5 मिनट नहीं, मतलब जल्दी काम हो जाता है। ठीक है। तो मैकेनाइजेशन हैज़ रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन मैनुअल लेबर। अगर मशीन खरीद ली तो मैनुअल लेबर की तो छुट्टी होगी ना एक टाइप की। तो मैनुअल लेबर पे डिपेंडेंस कम हो गई और उससे कॉस्टिंग भी कम हो गई और एफिशिएंसी पहले से बढ़ गई। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स क्या आए? द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्रोग्राम्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर। मेजर प्रोग्राम्स क्या थे? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार लेके आई कि अगर एग्रीकल्चर में आपका माल मार्केट में नहीं बिकता तो इतने रेट पे हम खरीद लेंगे। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स लेके आई, इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आई और रूरल क्रेडिट थ्रू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स या बैंक्स के थ्रू जो क्रेडिट प्रोवाइड कराया गया, रूरल क्रेडिट, नाबार्ड वगैरह आए। ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी चली। दीज प्रोग्राम्स एम टू सपोर्ट फार्मर्स एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ये सारे प्रोग्राम्स का मेन मकसद था फार्मर्स को सपोर्ट करना और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ अंडरगोन मेजर चेंजेस सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक चलें तो कई मेजर चेंजेस आए हैं। फूड प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। फूड प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैव एक्सपेंडेड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड। इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो हरी क्रांति है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे देश को आगे ले जाने में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आगे ले जाने में। ठीक है। देयरफॉर या हाउएवर agriculture still faces several challenges such as low holdings and environmental issues। तो low holdings है, लोगों के पास बहुत small pieces of land है जिसमें वो modern technology जितना पैसा खर्च कर नहीं सकते, और environmental issues भी हैं। environment degrade करता जा रहा है, pollution बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। Continued reforms and investment in agriculture are necessary to ensure sustainable growth and food security in India। लगातार रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, लगातार रिफॉर्म्स करेंगे तभी हम सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर पाएंगे और फूड सिक्योरिटी लगातार बरकरार रहेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कई प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी और टाइम टू टाइम सरकार को स्टेप्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।